23 साल की कविता पटेल से शादी करके दीपचंद पटेल बहुत खुश था। दीपचंद ने पत्नी की मर्जी के मुताबिक बीएससी तक पढ़ाई भी कराई। इस छोटे से परिवार में खुशहाली थी कि तभी एक दिन किसी ने दीपचंद की हत्या कर दी। आखिर कौन था दीपचंद का हत्यारा और उसे इस हत्या में क्या मिला? इस वीडियो में देखिए लव क्राइम की एक दिलचस्प कहानी। एक दिन कविता पटेल मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर देख रही थी, तभी उसे शादी से पहले के प्रेमी ब्रजेश का नंबर दिखा। नंबर देखते ही उसे पुरानी दिन याद आने लगे। वह ब्रजेश से बात करने की कोशिश तो करती, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती। आखिरकार एक दिन उसने ब्रजेश से बात करने की गरज से फोन किया तो ब्रजेश बर्मन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कौन? कविता ने शिकायती लहजे में कहा, ब्रजेश पहचाना नहीं मुझे? तुम तो बहुत जल्दी बदल गए, अब तो मेरी आवाज भी भूल गए। ब्रजेश सफाई देते हुए बोला, जाने मन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इस अननोन नंबर से कॉल आई तो पहचान नहीं सका। कविता कहने लगी, तुमने तो मेरी शादी के बाद कभी कॉल भी नहीं की। ब्रजेश कहता है, कविता मैं तुम्हें दिल से चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा बसा हुआ घर नहीं उजाड़ना चाहता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी खुशियों के खातिर समझौता कर लिया था। कविता ने फिर से अपने प्रति चाहत दिखाते हुए कहा, सचमुच इतना प्यार करते हो तो मुझसे मिलने की दमोह आ जाओ, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना सुनते ही ब्रजेश का दिल बाग बाग हो गया। फिर एक दिन वह कविता से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गया। कई महीने बाद ब्रजेश और कविता ने अपने दिल की बातें की तो उनका पुराना प्यार जाग गया। उसके बाद दोनों की मेल मुलाकात का सिलसिला चल निकला। ब्रजेश से जब कविता का दोबारा संपर्क हुआ तो उस समय वह टेंट हाउस में काम करने लगा था। कविता से उसकी मुलाकात अक्सर कॉलेज जाते समय होती थी। जब ब्रजेश कविता की ससुराल भी आने लगा तो कविता ने अपने ससुर और पति से उसका परिचय मुंह बोले भाई के तौर पर कराया। वैसे तो कविता को दीपचंद जैसा नेक पति मिल गया था, परंतु पति के शादी के बाद नौकरी के लिए चले जाने से कविता का पुराना प्यार जाग गया। दीपचंद को जब कविता और ब्रजेश के प्रेम संबंधों का पता चला तो हंसते खेलते परिवार में कलह होते देर न लगी। लाख समझाने के बाद भी जब कविता नहीं मानी तो दीपचंद ने कविता पर सख्त पहरा लगा दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि कविता के कहने पर ब्रजेश ने कविता की मांग का सिंदूर मिटा दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। 22 जुलाई 2023 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड आंचल के दमोह जिले के गैसाबाद थाने में टीआई विकास सिंह चौहान अपने कक्ष में बैठे कुछ जरूरी फाइल देख रहे थे। तभी अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने उनके कक्ष के बाहर से आवाज लगाई, साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूं? टीआई चौहान ने जब एक नजर सामने खड़े उस व्यक्ति पर डालते हुए कहा, हाँ आइए, आ जाइए, बैठिए। जब वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठ गया तो उन्होंने पूछा, बताइए क्या काम है? साहब मेरा नाम हाकम पटेल है, मैं खैरा गांव का रहने वाला हूं, मेरा बेटा पिछले 3 दिनों से लापता है। टीआई विकास सिंह चौहान ने एक कर्मचारी को पानी लाने का इशारा करते हुए हाकम पटेल से कहा, आप इत्मीनान से मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। हाकम पटेल कहने लगे, 19 जुलाई 2023 की शाम 7 बजे मेरा 26 साल का इकलौता बेटा दीपचंद पटेल घर से निकला था। तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। यह कहते हुए हाकम ने कर्मचारी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। टीआई चौहान ने पूछा, शादी हो गई बेटे की? गटागट पानी पीने के बाद हाकम ने बताया, हाँ साहब, 2021 में उसकी शादी हो गई। बेटे बहू में किसी तरह का कोई मनमुटाव भी नहीं था। टीआई चौहान ने पूछा, किसी पर शक है तुम्हें? किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी? हाकम पटेल बोले, नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए किसी पर शक भी नहीं है। दीपचंद की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए टीआई चौहान ने हाकम को भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही दीपचंद को खोज निकालेगी। दीपचंद के लापता होने की खबर उसके ससुराल दमोह से सटे हुए पन्ना तक पहुंची तो दीपचंद के ससुर और साले के साथ कुछ नाते रिश्तेदार भी दमोह पहुंच गए। वे हाकम के साथ मिलकर दामाद की तलाश में जुट गए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, टीआई विकास सिंह चौहान को दीपचंद के बिना वजह लापता होने की बात खटक रही थी। दमोह जिले के एसपी सुनील तिवारी के निर्देश पर नितिन पटेल ने दीपचंद की खोजबीन के लिए एक पुलिस टीम गठित कर टीआई चौहान को पतासाजी करने के निर्देश दिए। हाकम पटेल अपनी करीब 8-10 एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी करते हैं। हाकम ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हुआ और कुछ समय बाद बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। तो हाकम ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी से दीपचंद पैदा हुआ। दीपचंद जब छोटा ही था उसकी मां घर छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ चली गई। पिता हाकम ने दीपचंद को लाड़ प्यार से पाला पोषा। दीपचंद केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाया था।
जवान होते ही दीपचंद की शादी पन्ना जिले के सुनवानी गांव की कविता से करा दी गई। कविता के कदम दीपचंद के घर में पड़ते ही बाप बेटे काफी खुश थे, क्योंकि लंबे अरसे बाद घर में कोई महिला आई थी। दोनों चूल्हा फूंक फूंक कर थक चुके थे। ऐसे में कविता ने जब इस घर की दहलीज पर कदम रखा तो जल्द ही वह दोनों की आंखों का तारा हो गई। ससुर हाकम उसे बेटी की तरह दुलारते तो दीपचंद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। पुलिस के लिए दीपचंद की गुमशुदगी एक पहेली बनी हुई थी। दीपचंद की न तो किसी से रंजिश थी और न ही कोई दुश्मनी। गांव में पूछताछ के दौरान भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे दीपचंद का पता चल सके। पुलिस की आखिरी उम्मीद दीपचंद की कॉल डिटेल रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। पुलिस ने जब दीपचंद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि दीपचंद की 19 जुलाई की शाम आखिरी बार पन्ना के लोहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश वर्मन उर्फ कल्लू से बात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने ब्रजेश वर्मन के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ब्रजेश की सबसे ज्यादा बात चिकला निवासी गणेश विश्वकर्मा से हुई थी। दीपचंद समेत तीनों के फोन नंबर भी टावर लोकेशन के एक साथ खैरा गांव में मिले। इससे साफ हो गया था कि घर से दीपचंद इन दोनों के साथ ही निकला था। दीपचंद का मोबाइल बंद होने से पहले की आखिरी टावर लोकेशन गांव वर्धा की थी। इसी टावर लोकेशन में गणेश विश्वकर्मा ब्रजेश वर्मन के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम को पूरा भरोसा हो गया कि दीपचंद के लापता होने के बारे में इन दोनों को जरूर कुछ पता होगा। पुलिस टीम के लिए एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली कि ब्रजेश वर्मन उर्फ कल्लू की कॉल डिटेल में दीपचंद की पत्नी कविता का नंबर भी मिला। 19 जुलाई 2023 को भी ब्रजेश और कविता के बीच बातचीत हुई थी। इसके पहले भी दोनों के बीच लगातार बात होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने ब्रजेश वर्मन और फिर गणेश विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो ब्रजेश ने यह कहकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश की कि वह कविता को बहुत पहले से जानता है, वह उसके मायके में किराए पर रह चुका है। इसी जान पहचान के चलते कविता से बात करता रहता था। पुलिस को उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं हुआ। पुलिस के संदेह की सुई ब्रजेश के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुलिस ने तुक्का मारते हुए ब्रजेश से कहा, कविता ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। सच बताओगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आखिरकार तीर निशाने पर लगा और पुलिस की शक्ति के आगे ब्रजेश वर्मन टूट गया। ब्रजेश ने दीपचंद की हत्या की पूरी साजिश और हत्या की जो कहानी सुनाई वह पुराने प्रेम संबंधों की कहानी निकली, जिसमें अपने प्रेमी के लिए कविता ने अपनी मांग का सिंदूर ही मिटा दिया। बहू की यह करतूत जानकर दीपचंद के पिता हाकम पटेल के पैरों से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। शादी के बाद दीपचंद जैसा पति और हाकम जैसा नेक दिल ससुर पाकर कविता भी काफी खुश थी। उसने ससुराल को ही अपना घर मान लिया था। कविता के मम्मी पापा राजस्थान के जोधपुर में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। दीपचंद का मन खेतीबाड़ी में नहीं लगता था, इस वजह से वह उन दिनों काम की तलाश कर रहा था। जब कविता के पिता ने उसे जोधपुर में काम दिलाने की बात की तो वह शादी के कुछ महीनों बाद ही राजस्थान पहुंच गया। दीपचंद तब राजस्थान की एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी पर चला गया। घर में अकेली कविता को तन्हाई ने डस लिया। उसके मन के एक कोने में अब तो अपने बचपन के प्यार ब्रजेश वर्मन उर्फ कल्लू की यादें थीं। जब अकेलापन भारी पड़ने लगा तो उसने ब्रजेश से फिर तार जोड़ लिए। कविता का मायका सुनवानी पन्ना में था। वह पहले शराब कंपनी में काम करता था, तब कविता के पापा के घर में ही किराए पर रहता था। कविता ने बीएससी तक की पढ़ाई की थी और वह शुरू से ही सपनों की दुनिया में सैर करने वाली लड़की थी। ब्रजेश तब शराब कंपनी में काम करके अच्छे पैसे कमा रहा था। उसे कविता पहली ही नजर में पसंद आई थी। वह आते जाते कविता से बात करने के बहाने ढूंढता। उस समय कविता की उम्र महज 19 साल थी। एक दिन ब्रजेश शाम को जल्दी अपने रूम पर आ गया। उस समय कविता की मां मंदिर गई थी और पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। ब्रजेश ने मौका देखते ही अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, कविता तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू कविता। कविता भी मन ही मन ब्रजेश को चाहने लगी थी, मगर डर के मारे वह यह बात दिल में दबाए बैठी थी। जब ब्रजेश ने प्यार का इजहार किया तो उसने भी कह दिया, आई लव यू टू ब्रजेश। कविता की स्वीकृति मिलते ही ब्रजेश ने उसका हाथ पकड़ा और गालों पर चुम्बन लेते हुए कहा, कविता मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कविता का चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। ब्रजेश अक्सर कविता के लिए महंगे गिफ्ट भी लाकर देने लगा। कविता पटेल और ब्रजेश वर्मन अलग अलग जाति के थे। दोनों शादी के लिए राजी थे, मगर सामाजिक रीति रिवाजों में इसकी इजाजत नहीं थी। ब्रजेश उसे घर से भगाकर शादी करना चाहता था, लेकिन कविता घर से भागकर शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
आखिर में मई 2021 में कविता की शादी उसके घर वालों ने दमोह जिले के खैरा गांव निवासी दीपचंद से कर दी। 23 साल की कविता की शादी दीपचंद पटेल से हुई थी। उस समय कविता हायर सेकेंडरी तक पढ़ी थी। जब उसने अपने ससुर से आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसका एडमिशन पन्ना के अमानगंज कॉलेज में करवा दिया। शादी से पहले कविता का उसके मकान में रहने वाले किराएदार ब्रजेश बर्मन उर्फ कल्लू से अफेयर जरूर था, मगर दोनों की जाति अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। शादी के बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। कविता के ससुर उसे बेटी की तरह प्रेम करते थे। शादी के बाद कविता अपने प्रेमी ब्रजेश को भी भुला चुकी थी। कविता के पति की नौकरी राजस्थान की सीमेंट फैक्ट्री में थी। शादी के कुछ दिन बाद दीपचंद वापस नौकरी पर लौट गया तो कविता को खाली घर काटने लगा। एक दिन वह मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर देख रही थी, तभी उसे ब्रजेश का नंबर दिखा। उसे पुराने दिन याद आने लगे। वह ब्रजेश से बात करने की कोशिश तो करती, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती। आखिरकार एक दिन उसने ब्रजेश से बात करने की गरज से फोन किया तो ब्रजेश ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कौन? कविता ने शिकायत की, ब्रजेश पहचाना नहीं मुझे? तुम तो बहुत बदल गए, अब तो मेरी आवाज भी भूल गए। ब्रजेश सफाई देते हुए बोला, जाने मन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इस अननोन नंबर से कॉल आई तो पहचान नहीं सका। कविता बोली, तुमने तो मेरी शादी के बाद कभी कॉल भी नहीं की। ब्रजेश कहता है, कविता मैं तुम्हें दिल से चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा बसा हुआ घर नहीं उजाड़ना चाहता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी खुशियों की खातिर समझौता कर लिया। कविता ने फिर उसे उसके प्रति चाहत दिखाते हुए कहा, सच में इतना प्यार करते हो तो मुझसे मिलने दमोह आ जाओ, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। कई महीने बाद ब्रजेश और कविता ने अपने दिल की बातें की तो उनका पुराना प्यार जाग गया। उसके बाद दोनों की मेल मुलाकात का सिलसिला चल निकला। ब्रजेश से जब कविता का दोबारा संपर्क हुआ तो उस समय वह टेंट हाउस में काम करने लगा था। कविता से उसकी मुलाकात अक्सर कॉलेज जाते समय होती थी। जब ब्रजेश कविता की ससुराल भी आने जाने लगा तो कविता ने अपने ससुर और पति से उसका परिचय मुंह बोले भाई के तौर पर कराया। ब्रजेश ने दीपचंद से भी दोस्ती कर ली। दीपचंद खाने पीने का शौकीन था, इसलिए अक्सर ही दीपचंद की बैठक ब्रजेश के साथ होने लगी। दीपचंद और उसके पिता हाकम को यह शक तक नहीं हुआ कि वह यहाँ कविता के लिए आया है। दीपचंद को उसकी गैर मौजूदगी में जब ब्रजेश के कुछ अधिक ही घर आने की खबर मिलने लगी तो उसे संदेह हुआ। फिर दीपचंद राजस्थान से नौकरी छोड़कर लौट आया। वह पन्ना की सीमेंट फैक्ट्री में काम पर लग गया। अपने गांव खैरा के घर से ही ड्यूटी आने जाने लगा। दीपचंद के लौटने के बाद दोनों का मिलना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे दीपचंद को पत्नी कविता और ब्रजेश के संबंधों की भनक लग चुकी थी। हालांकि दोनों ने अपने संबंधों को दीपचंद के सामने स्वीकार नहीं किया। कविता हमेशा ब्रजेश को मुंह बोला भाई ही बताती रही। शादी के 2 साल बाद भी उनके संतान नहीं हुई। कविता अक्सर दीपचंद को अपने से दूर रखती थी। इससे दीपचंद का संदेह और पुख्ता हो गया। दीपचंद कविता पर दबाव बनाने लगा कि वह ब्रजेश से मेलजोल बंद कर दे और न ही उसके फोन पर बात करे। ब्रजेश को लेकर उसका कविता से विवाद भी होने लगा। इस कहासुनी में वह कभी कभी कविता की पिटाई भी कर देता। यहाँ तक कि दीपचंद ने पत्नी कविता को खर्च के लिए पैसे देने भी बंद कर दिए तो कविता को समझ आ गया कि अब पति के जिंदा रहते हुए वह ब्रजेश से अपने संबंधों को जारी नहीं रख सकती। ब्रजेश भी कविता के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसे कविता से मिले बगैर चैन नहीं आता। कविता के मन में हरदम यही विचार आता कि वह पति को रास्ते से हटा दे और उसके बाद ब्रजेश के साथ इसी तरह नाजायज संबंध बनाए रखेगी। इससे उसके ससुर की जमीन जायदाद में भी उसका हिस्सा बना रहेगा और प्रेमी की बाहों का झूला भी उसे मिलता रहेगा। यहीं से कविता ने ब्रजेश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जब कविता पति की हत्या के लिए तैयार हो गई तो ब्रजेश ने अपने साथ टेंट हाउस में काम करने वाले दोस्त गणेश विश्वकर्मा को साजिश में शामिल कर लिया। उसने गणेश को दोस्ती का वास्ता देकर रुपए देने का लालच दिया। योजना के मुताबिक कविता इस बीच मायके चली गई, जिससे दीपचंद के अचानक लापता होने पर संदेह न हो। हत्या के लिए 19 जुलाई 2023 की तारीख तय की गई। उस दिन दीपचंद ने काम से छुट्टी ले रखी थी। यह बात कविता ने दीपचंद को फोन करके तसल्ली भी कर ली कि वह घर पर ही है। इसके बाद उसने ब्रजेश को फोन पर दीपचंद की लोकेशन बता दी। ब्रजेश ने पन्ना जिले के अमानगंज निवासी बिट्टू दुबे की कार किराए पर ले ली। इसके बाद वह सुनवानी से गणेश विश्वकर्मा को साथ लेकर खैरा गांव पहुंचा। वहां दीपचंद को फोन कर घर के बाहर मिलने बुलाया। फिर पार्टी के बहाने दीपचंद को साथ लेकर बड़दा होते हुए खजरूट स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। वहां एक गुमटी से सिगरेट, पानी और नमकीन के पैकेट लिए
ब्रजेश ने शराब पहले ही खरीद ली थी। रास्ते में एक जगह रुककर तीनों ने शराब पी। ब्रजेश और गणेश ने दीपचंद को ज्यादा शराब पिलाई। दीपचंद जल्द ही शराब के नशे में धुत हो गया। इसके बाद ब्रजेश ने गाड़ी पंडवन पुल के पास बने मंदिर की ओर मोड़ दी। कल्लू ने मंदिर के पास गाड़ी रोककर दीपचंद को गाड़ी से उतारा। उसके बाद गणेश और ब्रजेश ने दीपचंद को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबा दिया, जिससे दीपचंद बेहोश हो गया। दीपचंद के बेहोश होने के बाद ब्रजेश वर्मन उर्फ कल्लू ने गाड़ी में रखी लाठी उठाई और सिर पर तब तक वार किए जब तक वह मर नहीं गया। इसके बाद उसके लोअर से मोबाइल और पर्स निकाल लिए। पर्स में करीब 700 रुपए थे जो ब्रजेश ने रख लिए और पर्स और चप्पलें झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद ब्रजेश वर्मन और गणेश विश्वकर्मा ने दीपचंद की लाश को गाड़ी में डालकर पंडवन की केन नदी में ले जाकर बहा दिया। दीपचंद का मोबाइल और घटना में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी नदी में फेंक दिया। तब तक रात के 10:30 बज चुके थे। दोनों ने गाड़ी में लगे खून को साफ किया। रात में ही गाड़ी उसके मालिक बिट्टू दुबे को सौंप दी। गाड़ी सौंपकर अपने अपने घर चले गए। 3 दिन बाद जब दीपचंद के लापता होने की खबर फैली तो ब्रजेश भी दिलासा देने उनके घर गया, जिससे किसी को उस पर शक न हो। आरोपी ने खजरूट की जिस दुकान से शराब सिगरेट खरीदी थी, पुलिस ने उस दुकान मालिक वीरभान सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि उस दिन ब्रजेश वर्मन गणेश विश्वकर्मा गाड़ी से आए थे और शराब व सिगरेट खरीदी थी। वीरभान ने भी यही बताया कि ड्राइवर वाली सीट पर ब्रजेश वर्मन बैठा था, बगल वाली सीट पर दीपचंद बैठा था। ब्रजेश वर्मन और गणेश विश्वकर्मा पन्ना के सुनवानी के जिस टेंट हाउस में काम करते थे, उसके मालिक कमलेश विश्वकर्मा से भी पुलिस टीम ने पूछताछ की तो कमलेश ने बताया कि 21 अगस्त को जब गैसाबाद की पुलिस जांच करने सुनवानी आई थी, उस रात गणेश ने शराब के नशे में ब्रजेश वर्मन के साथ मिलकर दीपचंद की हत्या की बात बताई थी। टीआई विकास सिंह चौहान ने ब्रजेश और गणेश की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाई चप्पलें, खाली पर्स जब्त कर लिया। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बिट्टे दुबे की गाड़ी भी जब्त कर ली। जहां दीपचंद का शव फेंका गया वह जगह पन्ना जिले में आती है। केन नदी पन्ना जिले की सबसे बड़ी नदी है और इसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ भी रहते हैं। इससे यह आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि नदी में बहाए गए सबको मगरमच्छों ने अपना ग्रास ने बना लिया हो। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ के सहयोग से केन नदी में दीपचंद की लाश की सर्चिंग करवाई, लेकिन लाश बरामद नहीं हो सकी। 25 अगस्त 2023 को गैसाबाद पुलिस ने हत्या, साक्ष्य छिपाने और साजिश रचने का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उन्हें दमोह जेल भेज दिया गया। दीपचंद की हत्या को 1 माह से अधिक समय हो गया था, मगर दीपचंद का शव बरामद नहीं हुआ था। इसे लेकर दीपचंद के परिवार और रिश्तेदारों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। एसडीआरएफ की टीमें केन नदी में लगातार शव तलाश रही थी, परंतु सफलता नहीं मिल रही थी। 1 माह के दौरान नदी में बाढ़ भी आ चुकी थी। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सब कहीं दूर निकल गया हो। दमोह जिले के एसपी और एसडीओपी नितिन पटेल लगातार पुलिस टीम को खोजबीन के लिए भेज रहे थे। 30 अगस्त 2023 को गैसाबाद पुलिस को सूचना मिली कि अमानगंज थाने के जिस गांव के नाले के पास एक छत विछत शव के अवशेष पड़े हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को केन नदी और एक नाले के बीच बने टापू पर देर रात शव के अवशेष बरामद हुए। शनाख्त के लिए एसडीओपी हाटा नीतीश पटेल के निर्देश पर गैसाबाद थाना पुलिस टीम मौके पर दीपचंद के पिता हाकम को लेकर पहुंची। हाकम ने हाथ में बंधे रक्षा सूत्र और उसके पहने हुए कपड़ों से उसकी शनाख्त अपने बेटे दीपचंद पटेल के रूप में की। पुलिस ने सबको बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर सबके अवशेष डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित करने के बाद वह परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एसपी सुनील तिवारी ने सबकी खोजबीन में लगे पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ की टीम के प्रयासों की सराहना की। कविता पटेल ने एक गलती से अपनी मांग का सिंदूर पहुंचकर अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ ली और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।